हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज फिर हम लेकर आ चुके हैं ज्ञान मिदु जीएस एकेडमी का जो आपका टेस्ट चल रहा है डबल स्टार टेस्ट मेंस के लिए। उसका हम टेस्ट नंबर 3 का रिवीजन और डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले दो टेस्ट का वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए देखते हैं आज का टेस्ट पूरा कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, जो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल और परिमाप का चर्चा करें। भुजा जो दिया है आपका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने पर 6 सेंटीमीटर और परिमाप निकालने पर 12 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो बताइए क्या आंसर सही होगा। तो इसका जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, दोनों जो है सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा कथन देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण दे रखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है दोस्तों। इसमें चुना को निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, तो पहला ही उत्तर जो है सही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो बताइए पूंजी खाते में किसको शामिल किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1, 2 और 3 इन सबको शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही कथन को चुनें। चलिए इसमें सही कथन चुनना है आपको। तो पहला कथन बोल रहा है न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, सही है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है, ये भी सही है। यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला दिया है कथन क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, हाँ सही है। और कारण दिया है कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, सही है, ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ये कथन तो सही है। दूसरा है, दूरी में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है जबकि विस्थापन में केवल परिमाण होते हैं, नहीं, ये कथन गलत है, ठीक है। दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है, दूरी सदा धनात्मक या शून्य होता है, हाँ सही है, दूरी या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। और चौथा कथन बोल रहा है, विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये भी कथन गलत है, ठीक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको गलत छाटना था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 2 और 4 जो है गलत है, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और दोनों कैसे मतलब पूछ लेगा विस्थापन और दूरी का, तो दोनों कैसे मतलब मीटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन मैथ है दोस्तों, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसके आंसर बता देते हैं। तो इसमें ये भी चुनना है आपको और 2 दिया है कथन, इसमें चुनना है सही। इसका केवल पहला कथन है दोस्तों सही है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा P/B वाला होता है ना, लंब आधार कर्ण वाला, उसी फार्मूला बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पारित किया था कब, तो ये क्या था 1765 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1765 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ग्रेनविले, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या हुआ, देखिए चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, सही है। दूसरा है, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्मभूमि है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है दोस्तों सही है, ठीक है। यहाँ से और भी जान लेते हैं समाधि स्थल के बारे में। जैसे समता स्थल जगजीवन राम का है, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का है, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का है, सदैव अटल ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का है, राजघाट महात्मा गांधी जी का है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, शक्ति स्थल तो जन्म करते हैं इंदिरा गांधी का है, अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई जी का है, और आपका किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, उदय भूमि किया नारायण का है दोस्तों,
वीरभूमि किसका है? तो वीरभूमि राजीव गांधी जी का है, ठीक है। और महाप्रयाण घाट अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। और स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल का है। और एक और पूछ लेता है जननायक स्थल, ये है चंद्रशेखर का, ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैथ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या करना है? सुमिलित करना है आपको। तो चलिए इसको सुमिलित करते हैं हम लोग। पहला दिया है हृदय, तो हृदय किससे मिलेगा दोस्तों? तो जो है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, ठीक है। तो ये पहला से ही मिल जाएगा। उसके बाद धमनिया है, ये मिलेगा किससे? ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करता है धमनी, तो तीसरा से मिल जाएगा। और सीरा दूसरा से मिल जाएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करता है कौन? सीरा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, याद रखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करना है आपको। चलिए इसको भी मिलाते हैं। पहला दिया है आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसका बताना है कब हुआ था ये भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो ये किससे मिलेगा? 1878 से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा से मिल जाएगा पहला। उसके बाद शाही पद अधिनियम दोस्तों, इसका कब होगा? शाही पद अधिनियम तो ये हो जाएगा 1876 में, ठीक है। इसे मिला देंगे। अगला है भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, तो ये कब किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 1861 से। और जो बच गया आपका भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1869 में हुआ था, ये भी मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा है क्या देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। और भी जान लेते हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में। सम्मति आयु अधिनियम 1891। एक और पूछता है दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट, ये कब हुआ है? 1872 में हुआ है। और सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगा है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। और भारतीय दास्ता अधिनियम में पूछ लेता है तो ये 1843 में है। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो है 1937 में है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से काज की बीमा क्या है? बताना है आपको काज की बीमा क्या है। तो काज का मात्रा को जानते हैं कि जूल होता है, ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो दोस्तों? तो बीमा हो जाएगा ML2T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और कार्य एक अदिश राशि है दोस्तों। काज बराबर एक फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। एक और यहाँ से पूछता है कि काज का सीजीएस मात्रक पूछ लेता है तो होता है अर्घ होता है, ठीक है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से आपको गलत कथन छांटना है कि कौन जो है कथन गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4 जो है कथन गलत है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन जो सही उसका जान लेते हैं। पहला है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1956 में हुई थी। नहीं दोस्तों ये गलत है, इसका कब हुआ है? 1946 में हुआ है, ठीक है, 46 में हुआ है। उसके बाद दूसरा कथन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नहीं, ये भी गलत है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 2 दिसंबर इसका भी होगा। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, तो ये जो है सही है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ ही है। और चौथा कथन था कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल का है, ये गलत है दोस्तों, ये नई दिल्ली का है, ठीक है। केरल नहीं होगा, कहाँ होगा? दिल्ली हो, नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन होगा ना इसके बाद, हाँ ठीक है। लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है आपको। तो तीनों कथन है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी कि लोक लेखा समिति जो है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, सही है। दूसरा बोल रहा है कि यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करती है, नहीं, ये गलत है। और तीसरा यह संसद की अस्थायी समिति है, तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 कथन जो है सही है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और इस समिति को प्राक्कलन समिति के साथ जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और यह विपक्षी दल के किसी सदस्य को चुना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? बताइए भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिकवादी दर्शन जो है प्रमुख आधार है भूमंडलीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर वाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है यह प्रमुखतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था,
सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1 और 2 दोनों जो है दोस्तों सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला कथन दिया है ऑप्शन ए, इनके काल में भूमि माप के लिए गज या सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था, ये तो सही है। नेक्स्ट है, इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया, ये भी सही है। तीसरा है, इनके काल में भूरज की दर कुल उपज का 1/7 भाग था, नहीं, यही जो है दोस्तों गलत है, कुल उपज का 1/3 भाग था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन तो सही है, इनमें इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया, ये भी सही है। तो इसका आपको गलत छांटना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, फिर चुनना है आपको गलत कथन ही चुनना है इसमें से भी। चलिए इसको गलत कथन चुनते हैं 20 नंबर का। तो पहला कथन दिया है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ, यही तो गलत है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती है, ठीक है। ये कच्छ जिला में है, ये ध्यान रखिए कच्छ जिला में है, लेकिन बिंदु जो है गुहार मोती है, ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। और सब तो सही है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आपका मैथ है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, संगम शासक दिया है, उसका विशेषता से मिलाना है आपको। तो पहला ऑप्शन में क्या है, हरिहर द्वितीय है, तो इसका विशेषता क्या था दोस्तों, तो मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाए थे, हरिहर द्वितीय, ये पहला से ही मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका देवराय प्रथम, ये क्या किए थे, सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया था, ये इनका विशेषता है। और देवराय द्वितीय का विशेषता क्या है दोस्तों, तो इनका विशेषता है सेना में मुस्लिमों की भर्ती किए थे, देवराय द्वितीय, ठीक है। और बच गया बुक्का प्रथम, ये 3 समुद्रों का स्वामी इनको बोला जाता है, बुक्का प्रथम को, ठीक है। और यहाँ से हरिहर द्वितीय ने बहमनी से गोवा और बेलगाम को भी छीन लिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये भी बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के परपट्टी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार और वही क्रम में चुनना है आपको। तो चलिए इसको भी और वही क्रम में सजा लेते हैं। तो सभ्यता होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है। सभ्यता होता है दोस्तों पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46.6%, उसके बाद सिलिकॉन 27.72%, उसके बाद एल्युमिनियम जो होता है 8.13% होता है, फिर होता है लोहा 5% होता है, कैल्शियम 3.63% होता है, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%, ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक उपबंध जो है नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल करना, ये सही है। दूसरा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उपबंध, ये भी है। और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार, ये भी है दोस्तों। और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना को बढ़ावा देने का उपबंध नहीं, ये नहीं है उसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है नहीं है, ठीक है। ये जो है मूल कर्तव्य में, अब ठीक है, ये ऑप्शन जो है दोस्तों मूल कर्तव्य का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म आत्मज्ञान में है। ये किसने कहा था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो है किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहे थे आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और यहाँ से दयानंद सरस्वती के जो है ये वेदों के लौटों का नारा दिए थे, ठीक है। और बुरे से बुरा देसी राज, अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है, ये बोले थे दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय का कथन क्या है, ईश्वर एक है, उसका कोई अंत नहीं और वह संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षक है, ये राजा राम मोहन राय बोले हैं। एक और इनका पूछता है कि अंधविश्वास एवं कुरीतियां समाज की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है, ये भी कौन बोले थे दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी बोले थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक का कथन क्या है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं, ठीक है दोस्तों, सबका कथन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्या है। तो 26 नंबर एक और यहाँ से आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँगा, ये भी बाल गंगाधर तिलक नहीं बोला था, ठीक है। अगला है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक है गिडेंस है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिडेंस,
ठीक है, और भी पुस्तक कोई जान लेते हैं, जैसे द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, इसके है हार्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर है, ध्यान रखिएगा इस सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, हाल ही में किस देश के फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? बताइए, फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वो किस देश का है? तो यह ग्वाटेमाला का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट आपका 28 नंबर प्रश्न तो मैथ है दोस्तों, इसके आंसर बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, 2√3 29 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्या है, मिलान करना है। ठीक है, तो नहीं, मिलान नहीं करना है, हाँ ठीक है, मिलान ही करना है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं इसको। फायदोमीटर से क्या मापते हैं, तो आप सबको पता है, समुद्री गहराई मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर भी आपको पता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, ये तो आसान था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्या करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ है योजना, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं। तो पहला है आपका दिया क्या, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये किससे मिल जाएगा बताइए? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हुआ है 1980 में, इसका परिणाम हुआ है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना का परिणाम कब हुआ है दोस्तों? 2000 में, ये तो आपको भी पता होगा। अगला है मनरेगा 2006 में, ये भी पता होगा आपको। अगला है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1977-78 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला से मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 31 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हीप सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हीप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा राजनीतिक दलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? द्रविड़ शैली का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली का। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कौन सा सत्य है। बताना है, कथन दिया है 2 को, इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य है। पहला दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr×r+h, हाँ तो ये तो सही है। दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr×r+l, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार बटे आयास। और यहीं पे आयास भुजा बटे भार भुजा हो जाएगा। ठीक है, भुजा लगता है तो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय, जलवायु, सभी जो है मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से अगर भारतीय नहीं लगेगा, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए पहचान कर लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश का उपबंध है, ये तो कथन सही है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के AA में किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, ये भी सही है। चौथा है, वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है, नहीं, यही जो है दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही कथन जो है दोस्तों असत्य है। ठीक है, वर्तमान में जो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा है। ठीक है, लद्दाख में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? बताइए, ये तो आपको निकालना होगा, तो इसका आंसर आएगा बृहस्पतिवार, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती है, बताना है आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है, इसीलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न मिलान करना है, एक तरफ आपको नदी दिया है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल मिलाना है। तो पहला आपका है बेतवा नदी, तो बताइए बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये निकलता है बिंद रेंज से। ठीक है, तो पहला सही मिल गया। उसके बाद गोमती नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और बूढ़ी गंडक नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। और केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, सबको ध्यान रखना है। और भी जान लेते हैं, जैसे गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलता है, और महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से, कोसी कहाँ से निकलता है, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में से। ठीक है, गोदावरी पूछ देता है, त्रंबकेश्वर से निकलता है, और कृष्णा पूछता है महाबलेश्वर से निकलता है, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। सब ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताना है जो मिलाया हुआ है इसमें से कौन सा जो है वो गलत मिलाया हुआ है दोस्तों। तो चलिए, पहला क्या दिया, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का था, तो ये सही मिलाया हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का मिलाया हुआ है आपके गिरीश चंद्र घोष से हैं, जो गलत है दोस्तों। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जो अंग्रेजी में छपता था। सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही है, और कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी सही है। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यही जो है गलत सुमेलित है। नेक्स्ट, एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि दोपहर 12 बजे, ये आपका रीजनिंग है दोस्तों। तो इसके आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि पूर्व आंसर होगा। नेक्स्ट 43 नंबर, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों, बताइए, बताना है। लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका 44 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा विशेषताएं जो है अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, यही जो है उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी आपका संबंधित है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाला है। तो कथन दिया है कि देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कारण दिया है, उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सीलोन से उड़ीसा तक हो गया था, ये भी जो है दोस्तों सही है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, आइसोफाइट किसे संदर्भित करता है, बताना है आपको। आइसोफाइट जो है किसे संदर्भित करता है, तो ये कहता है वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आपका आइसोथर्म कहलाता है। ठीक है, आइसोथर्म कहलाता है। उसके बाद वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोहाइट कहलाती है। और समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा, तो यह आइसोहेलाइन कहलाती है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद कब तक रिक्त होता है, तो यदि लोकसभा भंग होगा तो अध्यक्ष का पद कब तक रिक्त होगा, बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1076 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये आपको तो मालूम हो होगा कि मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है, मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ से पूछ लेता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास स्थित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था कब, तो ये जो है शकों पर विजय के उपरांत धारण किए थे। ठीक है, 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, जैव विविधता को अल्फा बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, तो ये विभाजित किया था आपके RH व्हिटेकर ने। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, RH व्हिटेकर ने। यहाँ से पूछ सकता है कब किया था, तो किया था 1972 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, पेरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, तो पेरेनीज पर्वत जो है किन दो देशों के सीमा का निर्धारण करता है, तो करता है फ्रांस और स्पेन का, यानी कि ऑप्शन सी हो गया फ्रांस और स्पेन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका तो मैथ है, इसको बनाइएगा तो क्या आंसर आएगा, तो इसको बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 52 आंसर आएगा आपको। नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी, बताइए। G20 2025 का थीम क्या था, तो थीम था एकजुटता समानता स्थिरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया।
एकजुटता, समानता और स्थिरता। यहाँ से पूछ लेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और अगला 2026 में जो होगा इस साल, इसका आयोजन USA में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है रफीक जकारिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रफीक जकारिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्या कह रहा है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बताइए दोस्तों, सीमेंट में जिप्सम जो है वो क्यों मिलाते हैं? तो वह सीमेंट के जमने से विलम्ब के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट के जमने में विलम्ब करने के लिए। अगला है 57 नंबर, चोल काल में प्रचलित साला भोग क्या थी? दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल काल में प्रचलित था साला भोग, वो क्या था? तो यह भूमि का एक प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि का एक प्रकार है। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग बोलते थे, ठीक है। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाता था। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाता था। और जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि जो है पल्ली चंदम कहलाता था, ये भी पूछता है। और एक और पूछ लेता है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या बोलते हैं? तो उसको बिल्लन वगाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर तो आपको रीजनिंग है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 35 को आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें जो है 35 वर्ग है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है कौन सा है? वह एशियाई हाथी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई हाथी, ठीक है। ऐसे भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर होगा, ठीक है, यानी कि बाघ है। और राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछ दिया तो हाथी जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसको 2010 में दर्जा मिला है। कब मिला है? 2010 में ये दर्जा मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब, क्या होगा बताइए इसका आंसर? तो जब जो है आंसर इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों जो है सही है। यानी कि प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और घटना का कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, तब ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा? बताइए, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से परमाणु का परमाणु क्रमांक भी बढ़ जाता है, तो आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है सही है ये बताना है आपको। तो चलिए विचार कर लेते हैं। पहला है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग चिनानी नासिक सुरंग दिया है। दूसरा है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तीसरा दिया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है युग्म जो है दोस्तों सही है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन जो है दोस्तों सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है यही सिर्फ सही है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बोलेगा तो वह है आपका पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। चिनाई नासिक नहीं है, पीर पंजाल सुरंग है। और तीसरा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो आपको भी पता है कि NH44 है, ठीक है, NH44 है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है आपको, एक तरफ क्या है पुरस्कार और क्षेत्र है, ठीक है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, यह है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये मिल जाएगा दूसरा से। उसके बाद है कॉलिंग पुरस्कार, तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। ये कब से दिया जा रहा है? 1952 से दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ये कब से मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है 1958 से, ये भी ध्यान रखना है, 58 से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर तो 1929 से मिलता है, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, इसको ध्यान रखिए 1929 में मिलता है। और भी पूछ लेता है आपका कि पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है 1917 से, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में 1965 से मिलता है। और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है 1957 से, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और दादा साहेब फाल्के पूछ लेता है, तो ये फिल्म के क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, ये है 1969 से शुरू हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्या है 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संघ राज क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए, संविधान किस अनुच्छेद में है? तो है आपके, इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों 64 का? तो हो जाएगा अनुच्छेद 241 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 241 में है, ध्यान रखिएगा। और भारत में अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो किया है 2026 को, याद रखिएगा 2026 को घोषित किया है, ठीक है। कौन किया है पूछ लेगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNO। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में गलत है?
पहला दिया है, यह अधिनियम मार्ला मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, यही तो गलत हो गया। मार्ला मिंटो सुधार जो है 1909 वाला को जानते हैं, ठीक है। और 1919 वाले अधिनियम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों तो सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया और भारत शासन अधिनियम 1919-21 में लागू हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ है? 1921 में लागू हुआ है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? मैथ है दोस्तों। तो मैथ को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? आ जाएगा आपका 9610 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए को नियंत्रित करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है? तो करता है मेडुला करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, मेडुला करेगा, ठीक है। और मस्तिष्क का मध्य भाग जो है दृष्टि, श्रवण, नींद, जागृति, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, मध्य भाग। और मस्तिष्क का अगला भाग क्या करता है? ये सोच, योजना, स्मृति और स्वैच्छिक गति से संबंधित होता है अगला भाग, ठीक है। अनुमस्तिष्क जो है ये मुख्य रूप से स्वैच्छिक गतियों के समन्वय, संतुलन और मृदा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है अनुमस्तिष्क। सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यह बताना है आपको। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का, सही है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स, सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल का, सही है। हाउ टू पे फॉर वार ये दिया है रॉबिन्सन, यही गलत है, ठीक है। हाउ टू पे फॉर वार जो है किन्स का है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किन्स का है। और रॉबिन्सन के पुस्तक का नाम क्या है? रॉबिन्स के नेचर एवं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस उनके पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा 870। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्णन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बाल कृष्णन समिति का गठन जो है उसका उद्देश्य था दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित वंशों को सही कालानुक्रम में नीचे दिए कूट से व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। पहले आएगा नंद वंश जो 344 ईसा पूर्व होगा, ये है। उसके बाद आ जाएगा शुंग वंश, तो शुंग वंश का जो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। फिर आएगा आपका कौन वंश, तो कौन वंश जो है ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका गुप्त वंश, ये उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से संस्थापक पूछ लेता है तो आप लोग संस्थापक याद रखिएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और कौन वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? तो कौन वंश के संस्थापक ये थे आपके वासुदेव थे, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश के संस्थापक जन्मे करते हैं महापद्मनंद थे, इस सबको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धोवन सोडा का सही सूत्र बताना है आपको। धोवन सोडा का सही सूत्र क्या होता है? तो सबको पता है Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होता है? होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो चलिए इसको पहला दिया क्या? अनुच्छेद 243 के ए में है ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य, सही है। अनुच्छेद 243 के सी पंचायतों की संरचना, सही है। अनुच्छेद 243 के पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्यता, ये भी सही है। और चौथा दिया है अनुच्छेद 243 के ओ में है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, नहीं, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 243 के ओ में पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की बात है, ठीक है, इसलिए ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा? पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति ये किस में है? तो यह दोस्तों एच में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 के एच में है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना, बताना है कौन जो है सही मिलान नहीं है, ये बताना है आपको। एक तरफ जंतु दिया है, उसके बाद कोष्ठों की संख्या से मिलाया हुआ है। तो 3 चट्टा में 13 होता है, तो सही है। पक्षी व स्तनधारी में 4 होता है, ये भी सही है। मछली में 4 होता है, यही गलत है, ठीक है। मछली में जो है 2 होता है। और केंचुआ में 8 होता है, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, मछली में 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं। और पूछ लेते हैं सरीसृप में जो है 3 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो रीजनिंग है, तो इसके विपरीत 6 आएगा। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपके IIT बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ है? 1938 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि NaCl में कौन सा बंध है, बताइए NaCl में जो है कौन सा बंध होता है, तो उसमें होता है आपका, बताइए आयनिक बंधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयनिक बंध होगा। नेक्स्ट है ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है, बताइए दोस्तों ऑरेंज बुक जो है ये किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नीदरलैंड आएगा। ठीक है, और भी जान लेते हैं। ग्रे बुक में होता है जापान और बेल्जियम, ग्रीन बुक इटली और ईरान, येलो बुक फ्रांस सरकार का होता है, व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन का है, व्हाइट बुक पुर्तगाल चीन और जर्मनी का है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए साइनोकोबाल्मिन को विटामिन B12 भी बोलते हैं, यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, ध्यान रखना है। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए दोस्तों ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, GDP और अस्फीति कारक, ये सब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य के स्पर्श नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा को जो है स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन को चुनना है आपको। तो पहला कथन दिया है, नीति आयोग को एक गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। दूसरा है, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, कि नीति आयोग जो है राज्यों को वित्त आवंटित नहीं करता है। ठीक है, ये कथन गलत है, यही आंसर हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, बाकी दोनों सही है। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, तो कागज के विरंजन में किसका उपयोग करते हैं, तो करते हैं क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, 4। नेक्स्ट है, नियॉन का बोर बॉडी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों, तो नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसलिए इसका विन्यास होगा 2-8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2-8। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में टोटल जो है कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, तो वह टोटल अभी 11 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 11 को 2024 में जोड़ा गया है 5 नई भाषा, इसलिए अब 11 हो गया है। नया कौन जोड़ा है जान लीजिए, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 99 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है, बताइए कौन सा कथन जो है लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकपाल के पास CBI जैसे जांच एजेंसी को निर्देश देने एवं उन पर अधीक्षण करने की शक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है दोस्तों, तो अंतिम रूप से बनेगा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, 1 किलोमीटर तो मैथ आ गया, तो मैथ का आंसर हम बता देते हैं, 250 आएगा। ठीक है, बनाइएगा आप लोग, 250 आएगा। अगला 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो 93 नंबर प्रश्न क्या बोला है, मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो तापीय सिद्धांत जो है एडमंड हेली ने प्रतिपादित किया था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एडमंड हेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ है, तो इसका आंसर आपको आएगा 2646, ऑप्शन नंबर बी आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, और एक तरफ है वैज्ञानिक, दूसरी तरफ खोज है। तो गोल्डस्टीन किसका खोज किए थे, तो ये किए थे आपके प्रोटॉन का खोज, तो दूसरा से मिल जाएगा। और चैडविक जो है ये क्या किया था दोस्तों, तो ये न्यूट्रॉन का खोज किए थे, तीसरा से मिला दिए। और जे थॉमसन तो आप लोग जानबे करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई है, बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार के है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 5 प्रकार के है। कौन कौन है पूछ लेगा, तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है, सभी का स्वतंत्रता प्राप्त है। और प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था, बताइए कौन सा संगठन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ये सभी जो है उसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ है, तो इसको अब सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, बताइए कौन सा विकल्प जो है दोस्तों असत्य है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में राज का मूल आधार ग्राम था, यही जो है असत्य है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राज का मूल आधार कुल था। ठीक है, ग्राम नहीं से बल्कि कुल था। अगला है ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, सही है। इस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, बताइए हमारे शरीर के कौन सा अंग जो है चलने फिरने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, यानी कि हड्डी और मांसपेशी, यही जो है मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।